महाराज, उठिए महाराज। क्या महाराज, आखिर ये कौन है? क्या आखिर ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ? ये राजगद्दी उसी को ही मिलेगी जो कि अच्छे से राज कर पाएगा। I've been watching you this whole time. तो तुम कौन हो? वो एक चुड़ैल है, उसे मार डालो। इस चुड़ैल को जीने का हक नहीं है, उसे मरना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस स्विच को रिलीज करो। तो जैसे कि आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था, एक शातिर लेडी चुपके से रोलैंड के कमरे में आ जाती है, जो कि मामूली से नहीं बल्कि एक विच होती है जिसे नाइटगेल कहा जाता है, और वो यहाँ पे एना और नाना को लेने के लिए आई है। लेकिन रोलैंड की शर्त ये होती है कि एना अगर जाना चाहेगी तो ही वो उसे जाने देगा। और फिर हम आगे देखते हैं जहाँ पे रोनाल्ड एना को बुलाता है, जो कि वहाँ पे आते हुए कह रही होती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। उसकी बातें सुनते हुए वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो नाइटिंगेल कह रही होती है, एना मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी में बढ़ती हुई मैजिक पावर को महसूस कर सकती हूँ और ये मैच्योरिटी तक पहुँचने के लिए बिल्कुल बहुत ही ज्यादा करीब है। और इसी के साथ 2 महीने के अंदर ही डेमन मंथ शुरू होने वाला है, जिसके दौरान तुम्हारी एज भी शुरू हो जाएगी और तुम जितनी जल्दी कैंप में पहुँचोगे उतना ही ज्यादा ये तुम्हारे लिए सेफ रहेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए एना रोनाल्ड से कह रही होती है, क्या आपको याद है कि आपने एक बार मुझसे पूछा था कि क्या मैं नाना पाइन की तरह बनना चाहती हूँ और दूसरे बच्चों के साथ सीखने के लिए टीचर कॉल की अकेडमी में वापस जाना चाहती हूँ? लेकिन मैंने तब आपके क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं दिया। एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहना या फिर जो भी हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं सिर्फ हमारे महाराजा के साथ रहना चाहती हूँ और बस यही मेरा डिसीजन है। और वैसे भी वो डिवाइनिंग ऑफ द डेविल मुझे नहीं मार पाएगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो उसकी बात सुनते हुए नाइटिंगेल से कह रही होती है, ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है, तो क्या फिर तुम अकेले ही चले जाओगे? तो उससे कह रही होती, नहीं मैं बस यही रहूंगी। मुझे लगता है एक बिगिनर जिसने द कमिंग ऑफ एज को एक्सपीरियंस नहीं किया है वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड घबरा जाता है और उससे कह रहा होता है, क्या मुझे मत बताओ कि तुम पूरी सर्दियों के दौरान मेरी निगरानी करोगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो नाइटिंगेल एना के पास आती है और इससे कह रही होती है, मैंने अनगिनत बार मरने तक का स्ट्रगल किया और अपनी आंखों से अपने साथियों को मरते हुए देखा, इसलिए जब वो दिन आएगा तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है, और अगर वो उससे उभर नहीं पाई तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, अगर ऐसा हुआ तो उससे निपटने का भी एक्सपीरियंस मेरे पास है। ये कहते हुए वो अपने उसी डैगर को बाहर निकालती है और वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, अगर कुछ भी होता है तो मैं तुमसे मिलूंगी। ये कहते हुए वो हवा की तरह वहाँ से गायब हो जाती है। तो उसे ऐसा करते हुए देख रोनाल्ड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, तो क्या ये नाइटिंगेल की पावर है? साउंडलेस कंसीलिंग एबिलिटी। वो बेसिकली एक नेचुरल बॉर्न असैसिन है। सच में वो कमाल की थी। इसी के साथ वो एना से कह रहा होता है, अभी सुबह नहीं हुई है तो तुम्हें जल्दी से वापस जाकर सो जाना चाहिए फूल। और इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बॉर्डर टाउन के चौराहे पे खड़े होता है और सभी लोगों से कह रहा होता है, मेरी प्रजा गुड आफ्टरनून, मैं ग्रे कैसल किंगडम का 4th प्रिंस रोनाल्ड विंबलडन। इस समय सभी को यहाँ पे इकट्ठा करने का वजह यह है कि मेरे पास तुम सभी को बताने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। 4 दिन पहले लॉन्ग सॉन्ग स्ट्रॉन्ग होल्ड से एक राजदूत यानी कि एम्बेसडर यहाँ पे पहुंचा था और वो राजदूत ओट्स को ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आया था। लेकिन जैसे कि सभी लोग जानते हैं, 1 महीने पहले हमारे साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट घटी थी। नॉर्थ स्लोप केव में एक गुफा ढह गई थी और उसके बाद से प्रोडक्शन ये शुरू नहीं हो पाया। तो उसकी बातें सुनते हुए वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे ओट्स का पिछला प्रोडक्शन ये नॉर्मल प्रोडक्शन का सिर्फ आधा हुआ है। तो हर एक पर्सन कह रहा होता है, इसमें कई सारे लोग घायल हो गए थे। तभी रोनाल्ड उन लोगों से कह रहा होता है, मैंने उस राजदूत को इस सिचुएशन के बारे में बताया और आशा है कि वो हमारे बॉर्डर टाउन के लिए इनफ फूड अलग रख देगा और हम अगले सर्दियों तक उन ओट्स को पे कर देंगे जिनकी हमारे पास कमी है। लेकिन उसने इसे रिजेक्ट कर दिया और ये 2 साल पहले की तरह बातचीत की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे एक लेडी कह रही होती है, तो क्या फिर से खाने की कमी होने की वजह से बहुत सारे लोग मरने वाले हैं? तभी रोनाल्ड कह रहा होता है, 2 साल पहले खाने की कमी होने की वजह से आप सभी ने अपने 20% साथियों को खो दिया था। कुछ लोगों ने अपने भाई को खो दिया तो
कुछ लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया, लेकिन इस बार तुम सभी कितना खोने के लिए तैयार हो। उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं, महाराज प्लीज हमें बचा लीजिए, हम मरना नहीं चाहते हैं। तो रोनाल्ड कह रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा, 1% को भी नहीं। और नॉर्मल मार्केट के अकॉर्डिंग 2 महीने का और आधे साल के लायक फूड एक्सचेंज के लिए काफी है। और दरअसल बात यह है कि लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस ने पहले कभी हमारे साथ बिजनेस नहीं किया था, उन्होंने हमें धोखा दिया। तो उनकी बातें सुनते हुए वो सभी लोग कह रहे होते हैं, ये तो कितनी बेशर्मी की बात है, लानत है, उन्होंने सच में हमें इतने लंबे समय तक धोखा दिया। तो रोनाल्ड कह रहा होता है, और इसी तरह मैंने पहले ही विलो टाउन के मर्चेंट को ओट्स बेच दिए हैं और खाने के लायक कुछ बोट्स को एक्सचेंज किया है, जो कि सर्दियों के लिए काफी है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस वजह से लॉन्गसोंग के साथ हमारा जो रिश्ता है वो टूट चुका है और इसलिए हमें इस साल की सर्दियाँ बॉर्डर टाउन में ही बितानी होगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं वो लोग घबरा रहे होते हैं। वे रोलैंड उन लोगों से कह रहा होता है, और मैं जानता हूँ कि कुछ लोग डिमोनिक बीस्ट के अटैक से घबराए हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने पहले ही देखा होगा बॉर्डर टाउन के वेस्ट साइड में एक बड़ी सी दीवार को बिल्ड किया जा रहा है। और मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ कि डिमोनिक बीस्ट सच में जंगल के भीतर मौजूद वाइल्ड बीस्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो ना तो दीवारों पर चढ़ पाते हैं और ना ही अपने मुंह से पत्थर हटा सकते हैं। भले उनकी स्किन सख्त और मांस मोटी हो, लेकिन फिर भी वो इस दीवार को नहीं तोड़ सकते हैं। तो बताओ मेरी प्रजा, क्या तुम लोग लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस के शैडो में छिपने और कायरता से भूखा मरने के लिए तैयार हो, या फिर तुम सभी मेरे ऑर्डर के अंडर अपने रिश्तेदारों और बच्चों की रक्षा करना चाहते हो और आखिरी पल तक सिटी की रक्षा करना चाहते हो? तो मैं ये वादा करता हूँ, जब तक तुम लोग इस मंथ ऑफ द डीमन के एंड तक इस बॉर्डर टाउन को डिफेंड करते हो और जो कोई भी इसके लिए उस वॉल पर लड़ता है उसे हम पेमेंट के रूप में 25 सिल्वर रॉयल्स देंगे। लेकिन जो कोई भी अनफॉर्चुनेट होगा और वो अपनी जान गंवा देगा, उसके फैमिली को मुआवजे के रूप में 5 गोल्ड रॉयल दिया जाएगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो प्रजा होती है चिल्लाने लगती है और कह रही होती है, हम हमारे राजा के लिए लड़ने को तैयार है और हम ऐसा करेंगे, मरते दम तक हम हमारे बॉर्डर टाउन की रक्षा करेंगे। इसी के साथ रात हो जाती है, सीन चेंज होता है, हमें लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक टेबल में काफी सारे लोग बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि वो भोला सा राजकुमार वो सच में हमें एक तरफ कर देना चाहता है और अपना काम खुद ही करना चाहता है? तो और एक पर्सन कह रहा होता है, सर्दियों के आने से ठीक पहले एक दीवार बनाने का हिम्मत करने के लिए मुझे यकीन नहीं है कि क्या मुझे उसे बहादुर कहना चाहिए या फिर ऐसा पागलपन करने के लिए उसे बेवकूफ कहना चाहिए। तो और एक पर्सन कह रहा होता है, उसके पास तो यहाँ तक स्टोन मैसन में नहीं है, वो सिर्फ उन पत्थरों को जमा करने पर डिपेंडेंट है जिन्हें पीसा नहीं गया है और बीच में कुछ गीली मिट्टी रख कर मुझे डर है कि जब दीवार बनेगी तो वो नीचे गिर जाएगी। खैर ये कोई बात नहीं, ये तो एक अच्छी बात है और अगर वो अपने दम पर लॉन्गसोंग स्ट्रॉन्ग होल्ड में आता है तो उसे हमारी ऑर्डर मान नहीं होंगे। उसकी बातें सुनते हुए वहाँ पे जो एक पर्सन होता है वो कह रहा होता है, पेट्रोफ आखिर तुम क्या सोचते हो? और वैसे गाइस मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इस लॉन्गसोंग स्ट्रॉन्ग होल्ड का पैट्रियार्च या फिर प्रिंस होगा। खैर हम देखते हैं कि पेट्रोफ उसकी बातें सुनते हुए कह रहा होता है, ओरिजिनली उससे अपनी बात मनाना चाहता था और अगर हमें बाजार की कीमत से 30% कम कीमत में वो मिलेगा तब तक ये हमारे लिए काफी अच्छा डील रहेगा। हालांकि उस राजकुमार का इरादा ओर्स को सिर्फ लॉन्गसोंग स्ट्रॉन्ग होल्ड को बेचने का नहीं था, वो ओर्स को मार्केट की कीमत से 50% कम कीमत पर बेचने को तैयार है, जिसका मतलब वो अगले साल अपने प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने का प्लान बना रहा है और इस तरह हम पहले के कंपैरिजन में कई ज्यादा कमा सकते हैं। और यहाँ तक कि वो खुद से लोहे के बर्तन को भी बेचने का इरादा रखता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ पे है। आयरन वियर ये सबसे ज्यादा सेल की जाने वाली प्रोडक्ट है, लेकिन ये उसकी मेन पॉइंट नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो पर्सन कह रहा होता है, तो फिर आखिर उसकी मेन पॉइंट क्या है? तो पेट्रोफ कह रहा होता है, अगर वो बॉर्डर टाउन की रक्षा करने में सक्षम हो जाए तो ये लॉन्गसोंग स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। हमें हर साल डिमोनिक बीस्ट से निपटने के लिए अपनी एनर्जी को खर्च करने की जरूरत नहीं है और इसके अलावा राजगद्दी की लड़ाई सिर्फ 5 साल के लिए है और इसके बाद हम बॉर्डर टाउन को भी पा सकते हैं और उस समय लॉन्गसोंग स्ट्रॉन्ग होल्ड भी ये किंगडम का सबसे बड़ा थर्ड टेरिटरी बन जाएगा। और इस तरह मेरी सलाह यह है कि लॉन्गसोंग स्ट्रॉन्ग होल्ड को अपने लोगों को दीवार बनवाने के लिए भेजना चाहिए और बॉर्डर टाउन को डिफेंड करने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। तो उसकी बात सुनते हुए वो पर्सन कह रहा होता है, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो एक मर्चेंट के रूप में सोचने से सिर्फ फायदे और नुकसान को ही देख पा रहा है। चाहे ये बॉर्डर टाउन ये ठीक रहे या फिर टूट जाए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो मेरी टेरिटरी है और कोई भी उस पर कभी भी अपना हाथ नहीं डाल सकता है, चाहे वो कोई राजकुमार क्यों ना हो।
इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें कॉटेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम कार्टर को देखते हैं जो कि कुछ देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है, महाराज क्या ये वही चीज है जिसके बारे में आपने कहा था कि इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ा सा इंजन होता है। आप इसे देखते हुए रोलैंड कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, और ये सब एना की एबिलिटी की वजह से हुआ है। उसने इतनी सारी आयरन प्लेट को बिना किसी दिक्कत के चलाया है। इसी के साथ वो इंजन को पकड़ते हुए मन कह रहा होता है, ये भाप इंजन ये कुछ ऐसा है जो कि मैनकाइंड की फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत ही जरूरी डिवाइन फोर्स को सामने लेके आया है। इसी के साथ वो कार्टर से कह रहा होता है, हालांकि ये कच्चा लगता है, ये क्राफ्ट और टेक्नोलॉजी ये इसके इनकम्पेरेबल ब्यूटी को बाहर निकालता है, जो कि सिंपली बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है, जो कि मेरे जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कुत्ते से रिलेटेड है। ये सब देखते हुए कार्टर कह रहा होता है, महाराज क्या लोहे के प्लेटों का ये ढेर, क्या ये सच में इविल कल्ट का सेरेमनी मशीन नहीं है? तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड मुस्कुराने लगता है और इसके 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि वो उस मशीन को चालू कर देता है जिससे कि भाप निकल रही होती है, जो कि देखते कार्टर कह रहा होता है, महाराज क्या ये उबलता हुआ पानी नहीं है? इसी के साथ हम देखते हैं कि एना उसे गर्म कर रही होती है, जहाँ पे कार्टर कहता है, ये तो सचमुच एक भट्टी है। तभी हम देखते हैं कि वो जो भाप का इंजन होता है वो स्टार्ट हो जाता है और आवाज करने लगता है, जो कि देखते हुए एना बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पे मनीमन कह रही होती है, क्या महाराज ने नेचर के अंदर छिपे हुए फोर्सेस के बारे में यही कहा था? दूसरी तरफ कार्टर ये देखते हुए मनीमन कह रहा होता है, महाराज ने ये कहा था कि ये चीज मैन पावर और एनिमल पावर को रिप्लेस कर सकता है। ये ब्रूटल फोर्स मुझे डर है कि 10 नाइट्स भी इसे रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे। एक क्वालिफाइड नाइट को ट्रेनिंग करने के लिए 15 साल की जरूरत होती है, लेकिन इस मशीन को बनाने के लिए सिर्फ 3 दिन लगे। इसी के साथ इसे खाने की जरूरत नहीं और ये ठंड और भूख से भी नहीं डरता है, और इसी के साथ वो तीर तलवार और भालू से भी नहीं डरता है। आखिर ये कमाल की चीज है क्या? साथ ही ये बैटलफील्ड में भगदड़ भी मचा सकता है। ऐसे गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं, ये जो वर्ल्ड है इस वर्ल्ड में इंजन मशीन या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ के लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। हम देखते हैं कार्टर ये सब देखते हुए मनीमन क्या रहा होता है, इस मशीन के साथ क्या अब और ट्रेडिशनल नाइट की जरूरत होगी? दूसरी तरफ उस चीज को देखते हुए रोलैंड मनीमन क्या रहा होता है, इस स्टीम इंजन के साथ मेरे फार्मिंग प्लान ने एक बार फिर से अगले एरा की ओर अपना कदम बढ़ा लिया है। और फिर इसी के साथ रात हो जाती है। हम देखते हैं कि वो फिर से अपने कमरे में चले जाता है, लेकिन तभी उसे फिर से कुछ एहसास होता है, जहाँ पे वो पीछे घूमते हुए कह रहा होता है, क्या आखिर यहाँ पे कौन है? तो वो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, ऐसा लगता है कि बाहर क्या अफवाह पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो उसे देखते हुए रोलैंड कह रहा होता है, क्या तुम फिर से यहाँ पे आ चुकी हो? और क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे प्राइवेसी नहीं दे सकते हो? अपने मन मर्जी जब चाहो तब चले आना। आखिर तुम क्या सोचते हो कि ये तुम्हारा घर है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये कहते हुए वो काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी वो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, ऐसा कहा जाता है कि फोर्थ प्रिंस इग्नोरेंट और इनकम्पिटेंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार है, और उसका कैरेक्टर ये तो और भी ज्यादा बेकार है, लेकिन एक्चुअली वो एक कोर्ट मास्टर के कंपैरिजन में किसी भी मामले में कम नहीं है। इसी के साथ वो वहाँ पे कागज को देखती है, जहाँ पे उसी इंजन का मैप बना हुआ होता है, जहाँ पे वो कह रही होती है, इस कागज पर बना ड्राइंग क्या ये आयरन स्टोव का ब्लूप्रिंट है? तो ये सब देखते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, आखिर तुम्हें उस सीक्रेट ब्लूप्रिंट कहाँ से मिला जिसे मैंने अपने डेस्क के अंदर बंद कर दिया था? तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, तो तुम इसे स्टीम इंजन कहते हो? तो रोलैंड उससे कह रहा होता है, हाँ, हालांकि ये एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन एना की मदद के बिना ये बस एक ड्राइंग पेपर के अलावा और कुछ नहीं होता। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, तो बताओ आखिर ये क्या कर सकता है? तो रोलैंड उससे कह रहा होता है, ये बहुत सारे ओर्स को एक साथ हटा सकता है, वाटर को मिट्टी के अंदर से निकाल सकता है, इसी के साथ आयरन को मेल्ट कर सकता है और उसे फोर्ज कर सकता है। ये उस हर चीज में यूजफुल है जिसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो उसके बाद सुनते हुए नाइटिंगेल मुस्कुराने लगती है और उस मैप को रखते हुए कह रही होती है, तो फिर ठीक है, मैं इसे अपने पास रखूंगी। हमारे एसोसिएशन में ऐसे लोग भी है जो कि आग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा करते हुए देख रोलैंड चिल्लाते हुए इससे कह रहा होता है, अरे मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। तभी नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे कोई भी चीज मुफ्त में नहीं लूंगी, पहले इस चीज पर नजर डालो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो गलत जगह से एक पेपर को निकालती है और इसे देखते हुए कह रही होती है, ये एक सीक्रेट लेटर है जो कि होमिंग पिजन के जरिए डिलीवर किया गया है, हालांकि मैंने उसे पकड़ लिया था। तो उसे देखते हुए रोनाल्ड थोड़ा सा हैरान होता है और उस लेटर को ओपन कर
करता है, जहाँ पे उसे देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, ऐसा लगता है कि टायरे वो तुम्हारी नौकरानी है और इसी के साथ ऐसा लगता है कि तुम्हारा हैरम ये स्टेबल नहीं है। और इस लेटर में ये बताया गया है कि वो अपनी प्रीवियस फेलियर को रिपीट नहीं कर सकती है और उसे दी मंथ ऑफ द डीमन के चेयर्स के दौरान तुम्हें खत्म करना ही होगा। ये सब देखते हुए रोलैंड मनी मन क्या रहा होता है, टायरे क्या ऐसी कोई नौकरानी है हमारे पास? और अगर मुझे ठीक से याद नहीं है तो इसका मतलब पिछला फ्लर्टी प्रिंस रोलैंड वो हमेशा टोफू खाना पसंद करता था। ये कहते हुए वो अपनी पहले की बातें याद करता है, जहाँ पे वो जो रोलैंड होता है वो काफी सारी अजीब अजीब हरकत करता था। इसी के साथ हम देखते हैं कि नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, हालांकि इस लेटर में कोई भी सिग्नेचर नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि ये तुम्हारे किसी एक सिबलिंग का है। तो बताओ आखिर तुम्हारा क्या करने का इरादा है? क्या तुम्हें उनसे निपटने के लिए मेरी जरूरत है? तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, मुझे तुम्हें परेशान करना होगा, अगर पॉसिबल हो तो ये पता लगाने के लिए मेरी मदद करो कि उनके पीछे कौन पर्सन है। तो नाइटिंगेल उसके सामने झुकते हुए कह रही होती है, जैसी आपकी इच्छा है महाराज, तो फिर मैं इस ब्लूप्रिंट को अपने रिवॉर्ड के रूप में ले लूंगी। और फिर उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रोलैंड अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है, जहाँ पे इसके सामने कार्टर आता है और झुकते हुए कह रहा होता है, महाराज आपकी मेट टायरे वो कल मर चुकी है। जो कि देखते रोलैंड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तो कार्टर उससे कह रहा होता है वो अपने कमरे के बालकनी से नीचे गिर गई थी। इसी के साथ वहाँ पे लड़ाई का कोई भी निशान नहीं था और गार्ड ने भी किसी बाहरी पर्सन को नहीं देखा, ना ही बाहर जाते हुए और ना ही अंदर आते हुए। तो ऐसा लगता है कि वो अपनी किसी गलती की वजह से नीचे गिर गई और एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तो ये देखते हुए रोलैंड कह रहा होता है, सचमुच ये अफसोस की बात है, तो टायरे का फ्यूनरल अरेंजमेंट ये हेडमेड को सौंप दो। तो उसकी बातें सुनते हुए कार्टर वहाँ से चले जाती है। तभी रोलैंड कह रहा होता है, तो तुमने टायरे के साथ कुछ किया है क्या? तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल सामने आती है और कह रही होती, नहीं, जब उसने मुझे खुद देखा तो उसने खुद को ही मार डाला। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है, तुमने सच में उसे वश में तो नहीं किया? मुझे लगता है कि तुम इसमें एक्सपीरियंस्ड हो। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, मैंने उसे बांध दिया था, लेकिन मुझे जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी दांतों के अंदर जहर छिपा रखी होगी और वो जरा से भी हिचकिचाएगी नहीं। लेकिन इस तरह मैं एक एक्सीडेंट को फोर्ज कर सकती हूँ जहाँ पे ये ऐसा लगेगा कि उसे किसी ने मारा नहीं। हालांकि मैंने उसके मुंह से सीधे तौर पर कुछ भी नहीं सुना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाली हाथ रह गई। मुझे ये चीज उसके कमरे में मिली और ऐसा लगता है कि ये चीज फेमिलर है। और इसी के साथ वो फिर से अपने उस जगह से एक लेटर को बाहर निकालती है, जहाँ पे वो उसे दिखाते हुए कह रही होती है, ये एक सेंडर ने टायरे को दिया था। हालांकि इस लेटर में सिर्फ नॉर्मल बातचीत है, जहाँ पे ऑपोजिट साइड उस सी सिनेरियो की बात करती है जो कि उसने देखा था। और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे वो दोनों भाई के लोकेशन पे कोई भी समुद्र नहीं आता है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोनाल्ड कह रहा होता है, समुद्र। और इसी के साथ वो अपनी थर्ड सिस्टर के बारे में याद करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता तो शायद पर्दे के पीछे जो पर्सन है वो थर्ड सिस्टर है जो ब्लू वाटर पोर्ट में है। तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती, प्रोबेबली ये मामला है तीसरी प्रिंसेस गार्सिया विंबलडन, उसके हाथों में टायरे फैमिली हो सकता है और शायद उसने उन्हें बंधकों के रूप में यूज किया और तुम्हें मारने के लिए टायरे को शतरंज के टुकड़े के रूप में इस्तेमाल किया। और जिस तरीके से टायरे ने खुद को मार डाला इससे पहले कि उसे तुम्हारी साइड रखा जाए, वो प्रोबेबली 2 से 3 साल उसके अंडर ट्रेनिंग में गुजर चुकी है। उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड मनी मन कह रहा होता है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, राजगद्दी के लिए लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। भले ही मैं सिंहासन के लिए नहीं लड़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मामले से बाहर रखा जाएगा और सिंहासन के लिए मेरे भाई बहनों को कोई भी गलतफहमी नहीं होगी। इसी तरीके के मामले फ्यूचर में और भी ज्यादा होते रहेंगे। तभी नाइटिंगेल उसके पास आती है और उससे कह रही होती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई है, तो अब जाने का वक्त आ चुका है महाराज। और इसी के साथ अपनी पावर की यूज करते हुए वहाँ से जा रही होती है। तो उसे ऐसा करते हुए देख रोलैंड मनी मन कह रहा होता है, तो वो दिन में भी ये काम कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कटप्पा मतलब भैरव आ जाता है और कह रहा होता है, महाराज जो लोग मंथ ऑफ द डीमन के दौरान लड़ने के लिए तैयार है उन्होंने पहले ही अपना जवाब दे दिया है और उनके जरिए जाने के बाद जिन लोगों को फिल्टर किया जाएगा वो सभी वॉल के नीचे वेट कर रहे हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड खुश होते हुए कह रहा होता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर मैं अभी जाकर देखूंगा। भैरव से कह रहा होता है, हाँ मैं अभी आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ, लेकिन क्या आप सचमुच डिमोनिक बीस्ट के अगेंस्ट उन लोगों को यूज करना चाहते हैं? और इसी के कुछ समय बाद हम उसी दीवार के नीचे देखते हैं जहाँ पे रोलैंड मनी मन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि भैरव की चिंताएं ये बेवजह नहीं थी। इसी के साथ वो देखता है कि उसके सामने सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। जहाँ पे वो कह रहा होता है, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्क्रिप्शन पर रिस्पॉन्ड किया है? तो कार्टर कह रहा होता है, महाराज ये वो लोग हैं जिन्हें आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग फिल्टर किया गया है, नॉन क्रिमिनल 18 साल से ऊपर और 40 साल के नीचे। इसी के साथ इनकी बॉडी ये पूरी तरीके से डैमेज भी नहीं है और मैंने इन सभी लोगों को चेक कर लिया है। इसी के साथ हम वहाँ पे एक
आदमी को देखते हैं जो कि एकदम कुपोषण का शिकार होता है, जो कि देखते हुए रोलैंड मनीमन कह रहा होता ठीक है, शुरुआत में हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। आखिरकार इस वर्ल्ड की प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम है और इन लोगों के पास ना तो खाने के लिए काफी है और ना ही वो कपड़े है जो कि उन्हें गर्म रख सके, इसलिए नेचुरली उनकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। और एक ऐसी सेना है जो कि पूरी तरीके से नॉर्मल लोगों के जरिए बनाई गई है। इस एरा में ये सच में एक इमेजिनेटिव थिंग है। तभी बैरा से कह रहा होता है, महाराज ये मामला शुरू से ही इम्पॉसिबल लग रहा है, इन पर तो एक नजर डालो, उनमें से कौन स्वार्ड या फिर ब्लेड चलाना जानता है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप दीवार की सुरक्षा के लिए कुछ प्रोफेशनल मर्सनरीज को गार्ड के रूप में हायर करिए और लोगों का यूज अलग अलग काम में कीजिए। तो रोलैंड कह रहा होता नहीं, मैं इनको ही यूज करूंगा। इसी के साथ उनके सामने खड़े होते हुए कह रहा होता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रूप जो कि वाइटलिटी से भरी हुई है और इसे लोगों से ओरिजिनेट होना चाहिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फ्यूडल ट्रूप्स है, ज्यादा दूर नहीं, पास्ट और मॉडर्न ट्रूप्स ने उन सभी ने अनगिनत बार इस रूल को वैलिडेट किया है। तभी कार्टर कह रहा होता है, तो फिर महाराज क्या हमें कल इन सभी को तलवार चलाना सिखाना चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कह रहा होता है, स्वॉर्ड चलाना नहीं, तुम सबसे पहले उन्हें फॉर्मेशन में लाओगे और रनिंग करना शुरू करोगे। तो उसकी बातें सुनते हुए कार्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी रोलैंड कह रहा होता है, और हाँ उस हंटर को भी जिसे आयरन एक्स कहा जाता है उसे भी यहाँ पे बुलाओ और तुम सबसे पहले इस पर नजर डालोगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। और इसी के साथ में दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो आयरन एक्स भी उनके सामने मौजूद होता है, जहाँ पर रोलैंड उन सभी लोगों के सामने होता है। जहाँ पे ये देखते हुए कार्टर कह रहा होता है, महाराज आखिर आप क्या करने वाले हैं? अगर ये एक वॉरियर को ट्रेन करने के बारे में है तो मेरे फैमिली के पास कंप्लीट ट्रेनिंग मेथड का सेट है, तो आखिर आप इस तरीके के लो एफिशिएंसी मेथड का यूज क्यों कर रहे हैं? क्या इतनी दोपहर को एक सिंपल पोजीशन में खड़े रहने के लिए या फिर सिर्फ ऐसा करने के लिए कि उन्हें दोपहर के खाने के दौरान सिर्फ अंडा मिल सकता है? तो आखिर ये किस तरीके का ट्रेनिंग मेथड है? उन पर एक नजर डालिए, उनकी आंखों में सिर्फ खाना दिख रहा है। तो उसकी बात सुनते हुए रोलैंड क्या रहा होता है, तुम्हें बस कुछ देखना है और याद रखना है, अगले कुछ दिनों तक ट्रेनिंग आज की तरह ही करना होगा। बेशक कुछ मामूली से बदलाव होंगे और मैं ये सब कुछ कागज में लिख रहा हूँ। इसी के साथ वो उन सभी को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, कोल्ड वेपन के एज में क्वालिफाइड वॉरियर के एक बैच को सच में 2 से 3 महीने के अंदर ट्रेनिंग नहीं किया जा सकता और इसके अलावा मुझे उन सपाटा वॉरियर्स की कोई भी जरूरत नहीं है जो कि सिर्फ एक चड्डी पहनकर मॉन्स्टर से लड़ना चाहते हो। एक ट्रूप्स की इंडिविजुअल कॉम्बैट पावर को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सभी अच्छी तरीके से डिसिप्लिन्ड होने चाहिए और उन्हें हर ऑर्डर को मानना चाहिए। और इस तरह ऐसा करने के लिए मुझे अपने यूनिवर्सिटी की मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज को यहाँ पे लाना होगा। ये कहते हुए वो आर्मी की ट्रेनिंग याद करने लगता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, सिर्फ आधे महीने के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अलग अलग प्लेसेस और अलग अलग देशों में स्टूडेंट को सेना तान के खड़ा होने की मदद करता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी रिएक्शन कैसी थी, इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इसी के साथ वो वहाँ पे एक पर्सन को देखता है जो कि कांप रहा होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है, जब इस ग्रुप के लोग पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि डिसिप्लिन क्या होता है तो मेरे लिए अगला प्लान तक जाना ये और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। और इसी कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो उन सभी को खाने के लिए अंडा देते हैं, जहाँ पे वो सभी ये देखते हुए कह रहे होते हैं, सच में रिवॉर्ड के रूप में एक एडिशनल अंडा है, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो एक पर्सन कह रहा होता है, आखिरकार दोपहर का खाने का टाइम आ चुका है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी कार्टर थालियां बजाते हुए कह रहा होता है, रुक जाओ, हमारे महाराजा ने ये ऑर्डर किया है कि सभी को 4 लाइन लगानी होगी और एक एक करके आगे बढ़ना होगा, वो भी धीरे धीरे, और जो कोई भी ऑर्डर में गड़बड़ी करेगा उसे खाने वाले अंतिम व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। जो परेशानी पैदा करेंगे उससे गार्ड से निपटना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी 4 लोगों की लाइन लगा लेते हैं और धीरे धीरे खाना खाने लगते हैं, जो कि देखते हुए कार्टर मनीमन कह रहा होता है, महाराज ये बहुत ज्यादा है। तभी वहाँ पे जो लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं, अरे देखो वो पर्सन कौन है, क्या वो वही आयरन एक्स नहीं है जो कि ओल्ड स्ट्रीट पर रहता है, उसे यहाँ पे सब जानते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे आयरन एक्स आता है जो कि रोलैंड के साथ आता है, जहाँ पे रोलैंड उन लोगों से कह रहा होता है, हर कोई दोपहर के खाने के बाद उनके पास आराम करने का टाइम होगा और इसके बाद हम उस कैंप में जाएंगे जहाँ पे पेट्रोलिंग सोल्जर्स रहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे जो आयरन एक्स है ये तुम लोगों का कैप्टन होगा और वो बाद में तुम सभी को टेंट सेट करना सिखाएगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वहाँ पे एक पर्सन कह रहा होता है, आयरन एक्स फोर्थ प्रिंस के लिए काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि अक्सर मैंने उसे नाइट के बगल में खड़े होते हुए देखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्टर रोलैंड से धीरे से कह रहा होता है, महाराज क्या आपको सच में एक सैंड नेशन के पर्सन को एक कैप्टन बनाना चाहिए, यहाँ तक कि वो तो ग्रे कैसल से भी बिलोंग नहीं करता और इसके अलावा वो हमारे कॉन्टिनेंट का पर्सन भी नहीं है। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है, वो भी ग्रे कैसल की नहीं है बल्कि वो बॉर्डर टाउन से बिलोंग करती है और इसके अलावा क्या हमारे पास हर चीज पर नजर रखने के लिए तुम नहीं हो?
कार्टर घबराते हुए कह रहा होता है, लेकिन महाराज। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है, बॉर्डर टाउन पर किसी पर्सन की बैकग्राउंड परवाह नहीं करता है जब तक कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जो कि किंगडम के लॉ के अगेंस्ट हो, और वो अभी भी मेरे लोग है। और हाँ, एक और बात, मैंने ट्रेनिंग के रूल्स को पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है और सैंड नेशन के लोगों की वजह मुझे लगता है कि तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो वैसे भी कुछ पॉइंट यहाँ पे है जिन्हें तुम्हें सबसे पहले याद करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ट्रेनिंग मेथड का लिस्ट बाहर निकालता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, हर दिन दोपहर के दौरान तुम्हें सभी को सूरज डूबने तक तुम्हें सभी को बॉर्डर टाउन के चारों ओर दौड़ लगाने के लिए लाना होगा और हर किसी को ये पूरा करना होगा, और अगर कोई गिव अप नहीं करता है तो उनके अगले मेल में एक और अंडा शामिल कर देना। तो ये लिस्ट देखते हुए कार्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे उसे चक्कर आने लगते हैं। वो कह रहा होता है, लेकिन महाराजा मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन हर दिन रात के खाने के बाद हर कोई टीचर काल के अकेडमी के अंदर कल्चर ट्रेनिंग करने के लिए क्यों जाएगा? मुझे मत बताओ कि आप उन्हें पढ़ना लिखना सिखाने का इरादा भी रखते हैं, जो कि डिमोनिक बीस्ट के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एकदम बेकार है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उबासी लेने लगता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है, ऐसा कौन कहता है जो ट्रूप्स लड़ने में अच्छे हैं उन्हें हमेशा कल्चर्ड होना चाहिए, और ये कुछ ऐसा है जो कि इतिहास ने हमें सिखाया है। और फिर इसी के कुछ समय बाद सीन चेंज होता है, हमें गवर्नमेंट अफेयर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रोलैंड को देखते हैं जिसके सामने वह नाइटिंगेल होती है, जो कि उसके सामने आते हुए कह रही होती है, तुम हाल ही में देर सवेर जागते रहते हो, जबकि तुम्हारा नाश्ता गर्म था तो मैंने उसका आधा खा लिया है और अभी पहले ही ठंडा हो चुका है। तो उसे देखते हुए रोलैंड अजीब सा मुंह बनाता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है, ये तुम दिन के उजाले में भी खुद को छिपाने का इरादा नहीं रख रही है, आखिर इसका इरादा क्या है? इसी के साथ वो उसे कह रहा होता है, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि जब तुम राजकुमार के सामने रहोगे तो तुम्हें पोलाइट बनना चाहिए? मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने अपने बिहेव को काफी अच्छे से दिखाया था। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल उसके सामने झुकते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हारा मतलब ये है? वैसे भी तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है ना? इसके अलावा मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें भी ये बेकार सी चीज पसंद नहीं आती है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो रोलैंड मनी मन कह रहा होता है, क्या ऐसा कुछ है जो कि वो देख नहीं सकती? वो मेरा दिमाग भी पढ़ सकती है, आखिर वो सब कुछ कैसे जानती है? इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, हालांकि फ्यूचर में जब तुम मेरा नाश्ता खाना चाहो तो बस इसे खत्म कर देना, अगर मुझे खाना है तो मैं किचन को और एक मील बनाने के लिए कह दूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो काफी ज्यादा खुश होती है, कह रही होती है, जैसी आपकी इच्छा महाराज। इसी के साथ वो उसे खाने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि रोनाल्ड के हाथों में एक नया प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पे उसे देखते हुए वो उसे कह रही होती है, जो कि अभी इस टेबल पर है, मैंने इस काम पे एक नजर डाली थी, तो क्या तुम इसके लिए इतनी बड़ी आइस ऑन खरीदने का प्लान बना रहे हो? अभी विंटर में क्या तुम फ्रोजन एहले पीना चाहती हो? और अगर ऐसा है तो तुम्हें इसे एक रात के लिए घर के बाहर रखना होगा, तुम जानते हो है ना? उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड एक अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है, ये आइस्ड चीज बनाने के लिए है और अभी का टेम्परेचर ये उतना भी ज्यादा कम नहीं हुआ है। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, जैसे कि फोर्थ प्रिंस से एक्सपेक्टेड था, एक पर्सन जो कि स्पेशल चीजों पर ध्यान देता है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड मनी मन कह रहा होता है, हालांकि ये नाइटिंगेल ये मेरी दुश्मन नहीं है, लेकिन वो एना जैसी भी नहीं है जिसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, और इससे पहले कि मैं भली बात समझ जाऊँ कि वो किस तरीके की पर्सन है, बेहतर होगा कि पहले उससे कुछ बातें सीक्रेट रखी जाए। तो वैसे भी आखिरकार मैं आगे जाके फायर आर्म्स को मैन्युफैक्चर करने वाला हूँ, और ये इंजन का उल्टा इस फायर आर्म में हाई लेवल की टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक बार जब ये फायर आर्म मैन्युफैक्चरिंग मेथड फैल गई तो ये मेरे प्लान के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। रईस लोग गर्मियों के दौरान अपने पीने की चीजों को मजे लेने से पहले उन्हें ठंडा करने के लिए नाइट्रो का यूज करना पसंद करते हैं, जहाँ आइस ऑन ये एक सुंदर नाम है जो कि रईसों ने नाइट्रे को दिया है, और ये नाइट्रे ये बारूद बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यानी कि इसका मतलब वो अभी तक नाइटिंगेल से झूठ बोल रहा था, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है, ठीक है, हॉली माउंटेन के खोज के अलावा क्या वेज कारपोरेशन एसोसिएशन असैसिन्स को भी ट्रेन करती है? तो वो उससे कह रही होती, नहीं, वो सिर्फ पैथेटिक लोगों का एक ग्रुप है जो कि अपने ड्रीम की वजह से एक साथ जुड़ गए हैं, और मैं वेज कारपोरेशन एसोसिएशन में 2 साल पहले शामिल हुई थी। तो उसकी बात सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, इसका मतलब तुम मुझसे पहले किसी और के लिए काम करते थे? क्या मेरे अलावा और भी लोग हैं जो कि विच को अपनाना चाहते हैं? तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, अपनाना? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? अगर वो जानते हैं कि मैं डायन बन जाऊंगी तो वो मुझे गेट के अंदर घुसने की इजाजत भी नहीं देते, और जहाँ तक बात की बात है, अगर मैं उसके लिए यूजफुल नहीं होती तो मुझे डर है कि वो मुझे पहले ही सीक्रेटली मार दिया होता। उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, अच्छा तो क्या तुम इसके बारे में मुझसे बात कर सकते हो? तो वो उससे कह
कह रही होती है, महाराज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने के बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं जानती हूँ कि आप किस बारे में चिंता कर रहे हैं, लेकिन प्लीज श्योर रहे मैं अब से 5 साल तक आजाद हूँ और मुझे किसी के लिए काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोनाल्ड एकदम शांत हो जाता है और फिर इसके बाद में 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रोनाल्ड और कार्टर को देखते हैं, जहाँ पे रोनाल्ड के हाथों में एक गन होती है, जहाँ पे उसे देखते हुए मनीमन कह रहा होता है, मेरा फर्स्ट फायर आर्म ये फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि इस प्रोसेस के दौरान कई सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सामने आई थी, लेकिन इन दी एंड ये हमेशा से ही एक आदमी का पसंदीदा चीज है। हालांकि स्टीम इंजन बनाने का मेरा ये इंटेंशन था कि मैं शुरू से ही एक हाई एफिशिएंसी वाली गन बैरल को मैन्युफैक्चर कर सकूं, लेकिन चूंकि ये पहली मशीन थी तो इसलिए निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एफिशिएंसी की बात करें तो मंथ ऑफ द डीमन आने से पहले मैं सिर्फ 4 फायर आर्म्स को ही बना सकता हूँ, और ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। ये कहते हुए वो उदास हो रहा होता है। तभी कार्टर रोलैंड से कह रहा होता है, तो फिर महाराज आप उन मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ने के लिए इन चीज का यूज कैसे करना चाहेंगे, जिसे आप फ्लिंट लॉक राइफल कहते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए वो कह रहा होता है, मैं बॉर्डर टाउन के हंटर्स में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड पर्सन को चुनूंगा और एक एलाइट ग्रुप बनाऊंगा और उन्हें इस तरीके के हथियार को यूज करने के लिए दूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए कार्टर थोड़ा सा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, क्या हंटर्स को चुनेंगे, लेकिन आप तो सीधे हमारे पैट्रोल स्क्वाड से चुन सकते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए रोनाल्ड एक अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, मुझे बस यही एहसास होता रहता है कि हमारा पैट्रोल स्क्वाड इतना ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। ये कहते हुए वो उन दोनों सोल्जर्स को याद करने लगता है और इसी के कुछ समय बाद हमें रोलैंड के कैसल स्वेयर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम टनल के अंदर कुछ नाइट्स को देखते हैं जो कि किसी पर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक पर्सन उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, ब्रायन अब तुम मरो, तुम कमी ने कहीं के मैं तुम्हें सरेंडर करने की सलाह देता हूँ, नहीं तो तुम्हें भी ग्रेट डॉग की तरह मरना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो दूसरा पर्सन मनीमन कह रहा होता है, डेफिनेटली उसे कैसल के अंदर नहीं आने दे सकता। इसी के साथ वो उस पर अटैक करते हुए उसके स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है ये उसी ग्रे डॉग के लिए है। ये कहते हुए उसके सीने पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए दूसरा पर्सन कह रहा होता है, एक मेयर पैट्रोल स्क्वाड वो मुझे घायल करने की हिम्मत करता है। तो रायन कह रहा होता है, एक मेयर पैट्रोल स्क्वाड तुम एक स्कम के झुंड में फंस गए और फिर जुआ खेलने लगे और उसी के बाद एक बार में शामिल हो गए, लेकिन तब तक हम अपने स्किल को ट्रेनिंग करते रहे ताकि हम अपने टाउन की रक्षा कर सके, और अब तुमने लॉन्ग सॉन्ग स्ट्रॉन्ग होल्ड का साइड ले लिया और इस टाउन के साथ दगा करने की कोशिश की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो काफी तेजी से उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस दूसरे नाइट के पीछे से और एक पर्सन आता है जो कि अपने स्वाड को रायन के आर पार कर देता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा हार्ड हो जाओगे, बिल्कुल एक कॉकरोच की तरह जिसे कितनी भी बार मारो वो नहीं मरता। तभी हम देखते हैं कि रायन उठता है और अपने अंदर से उस स्वाड को निकालते हुए उनकी तरफ अटैक कर देता है, लेकिन वो उनकी तरफ नहीं बल्कि एक मशाल पे अटैक करते हुए उसे तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसी के बाद में कैसल की ग्रेनेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रायन को देखते हैं जो कि एक जगह छिपा हुआ बैठा हुआ होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, इस कैसल में घुसपैठ करने का पर्पस जरूर ये ग्रेनरी होगा। वैसे ग्रेनरी का मतलब खाने का भंडार मतलब अन्न भंडार होता है। हम देखते हैं रायन कह रहा होता है, खाने के बाद हमारे पास लॉन्ग सॉन्ग स्ट्रॉन्ग होल्ड के अलावा रहने के लिए और कोई जगह नहीं बचेगी, और आखिरकार हमारे पास एक ऐसा लॉर्ड है जो कि अपने लोगों की चिंता करता है और पैट्रोल स्क्वाड के कैप्टन के रूप में मैं इस ग्रेनरी को ठीक से देखभाल भी नहीं कर सकता। वैसे गाइस इसका नाम ब्रायन है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से वही आदमी आ जाता है जो कि दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और उसे उठाते हुए कह रहा होता है, क्या बात, क्या तुम और नहीं भागोगे? तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ड्यूक रियान के खिलाफ जाने का हश्र क्या होता है। तो ब्रायन कह रहा होता है, हमारे महाराज हम लोगों के प्लान को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो उसमें से एक पर्सन कह रहा होता है, तुम्हारे महाराज, क्या तुम अभी भी सपना देख रहे हो कि तुम्हें तुम्हारा महाराज बचाने के लिए आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक पर्सन कह रहा होता है, जल्दी से उसे मार डालो और इस मामले के बारे में मत भूलो जिसे करने के लिए ड्यूक रियान ने हमें सौंपा है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ब्रायन मनीमन कह रहा होता है कि आप सब कुछ खत्म होने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। तभी एक आवाज आती है, तुम सभी किसी और के टेरिटरी में बहुत ही खुशी से खेल रहे हो, है ना? तो उसकी आवाज सुनते हुए वो सारे के सारे नाइट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन सभी के सामने और कोई नहीं बल्कि नाइट गेल बैठी हुई होती है, जो कि कह रही होती है, तो तुम मेरे सामने किसी और को मारना चाहती हो, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तो उसे देख वो लोग कह रहे होते कि क्या आखिर तुम कौन हो? तो वो नाइटिंगेल उन लोगों से कह रही होती है, बेशक मैं इस कैसल के लोगों में से एक हूँ, और वैसे तुम सबके बारे में
क्या तुम सभी चूहे उस सेवर यानी कि उस नाले के जरिए यहाँ पे आए हो? ये कहते हुए वो नीचे उतरती है। जो कि देखते उनमें से एक नाइट क्या रहा होता है, आखिर इसकी परवाह कौन करता है कि तुम कौन हो, हम तुम्हें मार डालेंगे। इसी के साथ वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है। जो कि देखते हुए नाइटिंगेल भी आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ हम ब्रायन को देखते हैं जिसकी आंखें बंद हो जाती है। इसी के अगले दिन हम देखते हैं किसी ग्रैनरी में काफी सारे लोग मारे हुए हैं। यहाँ पे कार्टर वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करता है और मनीमन क्या रहा होता है, आखिर यहाँ पे इस तरीके की गंदगी को किसने रोका। वैसे भी वो जख्मी कैप्टन वो अकेले ही इतने सारे लोगों से नहीं निपट सकता है और एक मात्र पॉसिबिलिटी यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी ने इंटरफियर किया है। कोई भी कवर ना होने पर भी वो फ्रीली यहाँ पे घूम रहा था और फिर भी उसने दुश्मन को रेजिस्टेंस करने का कोई मौका नहीं दिया। इसी के साथ जमीन पर खून और लाशों को छोड़कर आसपास के सारे फर्नीचर ये बिल्कुल सेफ है और मुझे यहाँ पे ब्रॉलिंग का कोई भी साइन नहीं दिख रहा है और यहाँ पे कोई भी चीज चोरी नहीं हुई है। तो आखिर किसी का स्वॉर्डमैनशिप इस तरीके की डेंजरस लेवल तक कैसे पहुँच सकती है? आखिर कौन है जो कितना ज्यादा ताकतवर है? इसी के साथ वो मनीमन क्या रहा होता है, हर दिन प्रैक्टिस करने वाले एक फेलो स्वॉर्डमैन के रूप में आखिर मैं किस तरीके की नाइट स्वॉर्डमैनशिप के कंपैरिजन के लायक हूँ? मैं बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ। इसी के साथ वो सोल्जर से रिपोर्ट करने के लिए कहता है, जहाँ पे जो सोल्जर होता है वो उससे कह रहा होता है हमें डेड लोगों की आइडेंटिटी पता चल चुकी है। 8 लोगों में से 7 लोग बॉर्डर टाउन के पैट्रोल स्क्वाड के पहले के मेंबर थे और लास्ट वन की पहचान वो अभी भी नहीं की गई है। तो कार्टर उससे कह रहा होता है और आखिर उन दोनों बेहोश लोगों के बारे में क्या जिन्हें हमने भेज दिया है? तो वो पर्सन उससे कह रहा होता है मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा घायल पैट्रोल स्क्वाड के कैप्टन ब्रायन, उन्हें स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी। और इसी के साथ वो पर्सन जिसे फियर्स स्कार कहा जाता है उसे डंजन में भेज दिया गया है। तो कार्टर से कह रहा होता है उस फियर्स स्कार को जगाओ, मैं उससे क्वेश्चन करना चाहूंगा और इसी के साथ इस जगह को क्लीन करो। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम रोलैंड को देखते हैं जो कि एक जगह बैठा हुआ होता है और एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कह रहा होता है क्या वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में नहीं है? हमारे पास थ्रोन के लिए लड़ने के लिए 5 साल है और अभी तो कुछ महीने हुए हैं और वो पहले से ही हमारे महल पर अटैक करना शुरू कर रहे हैं। क्या वो लोगों को इस विंटर में शांति में रहने नहीं दे सकते हैं? ये सब क्या बकवास है? और अगर इस समय तुमने नोटिस सही समय पर नहीं दिया होता तो मुझे डर है कि मैं पहले ही एलिमिनेट हो चुका होता। तो उसकी बात सुनते हुए नाइटिंगेल उससे कह रही होती है यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ नहीं होती तब भी वो अपने असैसिनेशन में सफल नहीं हो पाते। ये मत भूलो कि एना ठीक तुम्हारे नीचे सोती है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है तो फिर तुम भी यही क्यों नहीं सेटल हो जाते ठीक मेरा शैडो गार्ड बन के, जहाँ पे तुम्हें पर मंथ 2 गोल्ड रॉयल्स सैलरी मिलेगी और ये एना का डबल है। तो बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? इसी के साथ एक विला और एक गार्डन में रहते हुए तुम्हें हर साल पेड वेकेशन मिलेगी। इसका मतलब तुम्हें छुट्टी के दिनों में भी अपना पैसा मिलता रहेगा। उसकी बातें सुनते हुए वो कह रही होती है मुझे माफ करना, मैं बीच कॉर्पोरेशन एसोसिएशन के अपने साथियों को निराश नहीं कर सकती हूँ। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है फिर उन सभी को यहाँ पे आने के लिए कहो। एक बार सर्दियाँ बीत जाने के बाद बॉर्डर टाउन एक बड़े पैमाने पर रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर देगा और जब टाइम आएगा तो समय आने पर ये जगह सबके लिए अच्छी जगह होगी। और इसी के साथ जो विच है वो बिना किसी भेदभाव के आसानी से सड़कों पर चल पाएगी, कोई भी तुम्हें बुराई करने वाले के रूप में नहीं देखेगा। तो वो उससे कह रही होती है एक बार जब तुम इस चीज को हासिल कर लो तो इसके बारे में कहना। ये सुनते हुए रोलैंड एक अजीब सा चेहरा बनाता है जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है ठीक है मेरा रिक्रूटिंग फिर से फेल रहा, ऐसा लगता है कि मुझे इसके ऊपर फिर से ज्यादा काम करना होगा। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है और वैसे तुम पहले से ही नाना को सुरक्षित वापस ला चुके हो है ना? और ये कहते हुए वो नाना की बात याद करता है जहाँ पे उससे कह रहा होता है एक छोटी सी बच्ची जो कि आमतौर पर सिर्फ मुर्गियों का इलाज करती है वो आधी रात में खून से लथपथ एक आदमी का इलाज करने के लिए उठी। लगता है मैंने सचमुच उसे दुख पहुँचाया। ये कहते हुए वो एक अजीब सा चेहरा बनाता है जहाँ पे उससे कह रहा होता है चलो बिजनेस पर वापस लौटते हैं। तो बताओ आखिर तुम इस मैटर को किस तरीके से देखते हो? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मेरे प्यारे भाई बहनों में से इसे किसने किया है? तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है जिन लोगों ने ये गड़बड़ी शुरू की है वो करप्टेड पेट्रोल टीम मेंबर्स है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले का तुम्हारे भाई बहनों से कोई भी लेना देना नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कह रहा होता है कि क्या लेकिन क्यों? तो वो उससे कह रही होती है क्योंकि वे बहुत ही ज्यादा लापरवाह है, यहाँ तक कि इस बार के मिशन के दौरान उनके बीच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी थी और ये महसूस करने के बाद कि मिशन फेल हो गया है उन्होंने तुरंत खुद को नहीं मारा
और उनमें से कम 2 बच गए। और ये तुम्हारे सिबलिंग्स का स्टैंड नहीं दिखता है, बल्कि ये एक एमेच्योर का स्कीम की तरह ज्यादा दिखता है। ये कहते हुए वो चाय के कप को उठाती है और कह रही होती है, एनीवेज तुम्हारे नाइट वो ऑलरेडी क्वेश्चंस के कॉन्फेशंस के लिए डंजन में पहुंच चुके हैं और मुझे यकीन है कि उन्हें जल्द ही सच्चाई का पता चल जाएगा और तुम्हारे बिग सिस्टर के सबऑर्डिनेट के कंपैरिजन में ये काफी इंफीरियर लगते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाते हैं। हम रोलैंड को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है और ब्रायन के रूप में जाता है, जहाँ पे ब्रायन उसे देखते हुए घबरा जाता है और कह रहा होता है महाराज। ये कहते हुए वो उड़ने लगता है, जहाँ पे उसे देखते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, मैं तुम्हारे कामों के बारे में सब कुछ जानता हूँ ब्रायन, तुम एक सच्चे हीरो हो। तो ब्रायन उससे कह रहा होता है महाराज मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा वो फॉलन फ्रेंड। इसी के साथ वो आगे कुछ कहने जा रहा होता कि तभी रोनाल्ड उससे कह रहा होता है, चिंता मत करो ब्रायन, उसे उसके नाम के लायक दफनाया जाएगा। इसी के साथ उस आदमी ने, जिसे फियर्स स्कार कहा जाता है, उसने अपने जरिए किए गए सारे के सारे क्राइम्स को कबूल कर लिया है, जहाँ पे उसे फांसी की सजा दी जाएगी और ये 3 दिन में हो जाएगा। और अगर तुम तब तक ठीक हो जाते हो तो तुम्हें खुद उसकी मौत में शामिल होना चाहिए। तो ब्रायन घबराते हुए कह रहा होता है, लेकिन महाराज फियर्स स्कार का कहना है कि उसकी नसों में नीला खून है, जहाँ पे नोबल्स उनके क्राइम का प्रायश्चित करने के लिए गोल्ड ऑयल का यूज करते हैं और अगर आप ऐसा करते हो तो आउटरीच शुरू हो जाएगा। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कह रहा होता है, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग होल्ड का नोबल्स को गुस्सा दिलाना, इसके अलावा एक प्रिंस के कैसल में अटैक करना और साथ ही फूड सप्लाई को जलाना और 2000 बॉर्डर टाउन सिटीजन यहाँ पर रह रहे हैं उसे इग्नोर करना, ये सारी चीज भुलाई नहीं जा सकती है। और अगर वो हमारे फूड सप्लाई को जलाने में कामयाब रहे तो बॉर्डर टाउन की फाउंडेशन वो एक ही दिन में पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। तो इस तरीके की इविल से निपटने के लिए हम कोई भी रियायत नहीं देंगे। इसी के साथ वो ब्रायन से कह रहा होता है, बस इस महल में आराम करो ब्रायन, मैंने दूसरे लोगों को पेट्रोलिंग ड्यूटी में लगा दिया है और एक बार जब ये मंथ ऑफ डीमन खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए एक कॉन्फर्निंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करूंगा। जो कि सुनते हुए वो थोड़ा सा हैरान होता है और कहते हैं, क्या कॉन्फर्निंग सेरेमनी? तो रोलैंड से कह रहा होता है, हाँ उस दिन से तुम मेरे नाइट बन जाओगे ब्रेव सर ब्रायन। इसी के साथ हमें अगले दिन सिटी वॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे ट्रूप्स एक जगह गैदर होते हैं, जहाँ पे हम उनके सामने उनके कैप्टन आरनेक्स को देखते हैं जो कि उन्हें ट्रेन कर रहा होता है। इसी के साथ दूर से ये सब रोलैंड देख रहा होता है, जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है, तो लोग आमतौर पर अपनी सेना को देखते समय क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, क्या मैं ऐसा कहूँ, ग्रीटिंग माय कॉमरेड्स, तुम लोगों ने बहुत ही हार्ड काम किया लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब लगेगा। वैसे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना चाहिए जिसके साथ मैं बातचीत कर सकूं और अपने कंसाइडरेट साइड को दिखा सकूं और मेरे रेपुटेशन को एनहांस कर सकूं, तो ये काफी होना चाहिए। इसी के साथ वो वहाँ पे एक लड़की को देखता है, जहाँ पे वो उसके पास आता है और उससे कह रहा होता है, तुम काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा थका देने वाला है ना, क्या तुमने अच्छे से खाया? उसे देखते ही वो बच्चा बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जहाँ पे रोनाल्ड मनीवन कह रहा होता है, शायद ये काफी होना चाहिए। और ऐसा लगता है कि मेरी बातें सुनते हुए इन्हें बिल्कुल टीवी में दिखाए गए उन आर्मीज की तरह रिएक्ट करने चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी पहले की बातें याद करता है, जहाँ पे अपने टीवी के सामने बैठा हुआ होता है और जो आर्मीज होते हैं वो रिएक्ट करते हुए कह रहे होते हैं, हम थके नहीं है और हमने काफी अच्छा खाया है। और वो यही सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी वो जो लड़का होता है वो नीचे गिर जाता है, जो कि देख तो रोलैंड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है, क्या आखिर तुम मेरे सामने ऐसे क्यों झुक गए हो? इसी के साथ वो देखता है कि वो लड़का उसे अजीब तरीके से देखने लगता है, जहाँ पर रोलैंड कह रहा था, रुको क्या यहाँ पे कुछ गलत है? तभी सभी लोग कह रहे होते हैं, सच में हमारे महाराज खुद ट्रेनिंग देखने के लिए आए हैं। इसी के साथ महाराज ने ये भी पूछा कि हम थके हुए हैं या फिर नहीं। ये तो कमाल की बात है। जो कि देखते रोलैंड थोड़ा सा अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे उस लड़के से कह रहा होता है, जब तुम अगली बार मुझसे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मेरे सामने खड़े हो जाओ। इसी के साथ उसे देखते हुए मनीवन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ये सच में काफी ज्यादा अच्छा था, वो पहले के कंपैरिजन में अभी काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं। इसी के साथ उस लड़के से कह रहा होता है, अगर तुम्हारे पास ट्रेनिंग के बारे में कोई भी सजेशन हो या फिर थॉट हो तो उसे कभी भी बता सकते हो। इसी के साथ इसमें फूड रिलेटेड बातें भी शामिल है। मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग के लिए जितनी भी न्यूट्रिशन जरूरत होती है उन सभी को दूंगा। तभी वो लड़का कह रहा होता है, महाराज मुझे लगता है कि सिविलियन ट्रूप्स में हम बहुत ही ज्यादा कम है। अभी हमारे पास जो ट्रेनिंग है उससे जब डिमोनिक बीस्ट हम पर अटैक करेंगे तो हम दीवार में सिर्फ 1/3 हिस्से को ही गार्ड कर पाएंगे। और एक पर्सन कह रहा होता है, हाँ ये सच है, हम काफी नहीं है। महाराज को मेन स्ट्रेंथ बनने के लिए दूसरे सिटीज से सोल्जर को रिक्रूट करना पड़ेगा। तभी रोलैंड उन लोगों को रोकते हुए उस लड़के से कह रहा होता है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जो कि सुनते हुए लड़का बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मेरा नाम वैन है। तो उसे देखते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, वैन तुम्हारे ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही ज्यादा
शार्प है। वैसे हाँ, एक सिविलियन ट्रूप्स अकेले ही पूरे के पूरे वॉल को डिफेंड नहीं कर सकती है और ये अनरियलिस्टिक है। हालांकि ये जो इविल बीस्ट है ये बस वाइल्ड बीस्ट की वैरायटी है। उनके पास ह्यूमन की तरह खेलने की और सोचने की एबिलिटी नहीं है और आयरन एक्स ने पहले ही ये सब कुछ साबित कर दिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आयरन एक्स कह रहा होता है, महाराज नॉर्मल डिमोनिक बीस्ट ये वाइल्ड बीस्ट से अलग नहीं है। इसी के साथ उनकी आदतें और कैरेक्टरिस्टिक भी एक ही जैसी है, लेकिन मैंने कई डिमोनिक हाइब्रिड को नहीं देखा है इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड से कह रहा होता, ठीक है, रेड वाटर रिवर से नॉर्थ स्लोप माउंटेन की फुट ये 600 मीटर्स है, जहाँ पे हम फैंचेस, अर्थ स्लोप और गटर जैसी चीजें सेट कर सकते हैं और इसलिए ब्रेनलेस एनिमल्स नेचुरली अपने आसपास भागने और कुछ सर्टेन प्लेस पर इकट्ठा होने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जहाँ हम उनका इंतजार कर रहे होंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए आयरन एक्स से कह रहा होता है, लेकिन महाराज क्या ये कुछ ज्यादा है भयानक नहीं होगा? आखिरकार हमारी रक्षा सिर्फ भालों और तीरों पर ही डिपेंड करती है और मुझे डर है कि हम लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड हंसते हुए कह रहा होता है, स्पीयर्स और एरो के साथ ये बात तो सच है, लेकिन अब हमारे पास एक ग्रेट नया वेपन है जो कि पूरी तरीके से फुली इक्विप्ड ट्रूप्स के लिए बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग कह रहे होते कि क्या एक नया वेपन? और इसी के कुछ समय बाद हमें टेस्टिंग फील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बड़ा सा धमाका होता है, जो कि देखते सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पर रोलैंड कह रहा होता है, फाइनली ये सक्सेस हो चुका है। तो कार्टर कह रहा होता है, महाराज क्या ये वही पाउडर है? तो आयरन एक्स कह रहा होता है, ये तो बिल्कुल हेवन से आया हुआ थंडर ऑफ गॉड की गरगराहट है। तो रोलैंड कार्टर को आगे ले जाते हुए कह रहा होता है, चलो आगे जाके इसके रिजल्ट को देखते हैं। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए मजमून कह रहा होता है, एक बार जब कोई ये जान लेता है कि 1:1.5:7.5 सल्फर, चारकोल और नाइट्र का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो वो इस चीज को प्रोड्यूस कर सकता है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन को कई प्लेसेस से फेच किया जा सकता है और फॉर्मूला में कोई भी टेक्निक की लिमिट नहीं है, जहाँ पे ये पाउडर सच में इसी का प्रोटैगनिस्ट का बेस्ट फ्रेंड है। इसी के साथ वो उसी धमाके वाले जगह के पास जाते हैं। जिस जगह को देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, जहाँ पे वो आयरन एक्स कह रहा होता है, महाराज अगर हमारे सिविलियन ट्रूप्स इस तरीके की वेपन को यूज करती है तो बॉर्डर टाउन को किसी भी थ्रेट से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो क्या बड़ी मात्रा में इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है? तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कह रहा होता है, ये पॉसिबल नहीं है। जब मंथ ऑफ द डीमंस आएगा तो हमारे पास ये ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 होंगे, लेकिन इसे स्पीयर और एरो के साथ कॉम्बाइन करना ये हमारे लिए ट्रम्प कार्ड होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम नाइटिंगेल को देखते हैं, जो कि मनी मन कह रही होती है, मेरे व्यू पॉइंट से मेरे इस वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कलर बचे हुए हैं, ब्लैक और व्हाइट। हालांकि इसे समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, फिर भी ये मुझे लाइफ की नॉर्मल चीजों से रिस्ट्रेन होने की इजाजत नहीं देता है। मैं फ्रीली आसपास अच्छे से घूम सकती हूँ और एक बार जब मैं उस जगह को थोड़ा सा बदल देती हूँ जहाँ पे मैं देख रही हूँ, तो मुझे ऐसे इंप्रेस मिलते हैं जो रियल वर्ल्ड में कभी मौजूद नहीं होंगे। और इस मिस्ट में ऊपर और नीचे, आगे और पीछे एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आपस में इंटरचेंज करती रहती है और कभी कभी ओवरलैप भी करती है। और इन एंडलेसली शिफ्टिंग लाइंस को फॉलो करते हुए मैं तैर सकती हूँ और मेटेरियल ऑब्जेक्ट के पार भी चल सकती हूँ। ऑफ कोर्स मैं कभी कभी इस दुनिया में ब्लैक और व्हाइट के अलावा दूसरे कलर्स भी देख सकती हूँ, विच इज जो कि मैजिक का पॉलीमेराइजेशन है, और मैं उनकी बॉडी के अंदर उनके पावर के फ्लो और फेडिंग होते हुए देख सकती हूँ। ये कहते हुए वो आगे बढ़ती है और इनविजिबल होते हुए एना के पास जा रही होती है, जहाँ पे वो एना के अंदर उसी डॉट को देखते हुए कह रही होती है, और वो कलर का सिर्फ डॉट है जो किसी मिस्ट में एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ एना के कलर ये स्ट्रॉन्ग और रिच है। तभी एना से देखते हुए कह रही होती है, नाइटिंगेल क्या ये तुम हो? तो उसकी ये बातें सुनते हुए नाइटिंगेल काफी ज्यादा हैरान होती है और उसके सामने अपने आप को अपीयर करती है, जहाँ पे एना उसे कह रही होती है, तो ये तुम थे, तुमने पहले जो यूज किया क्या वो तुम्हारी पावर थी? तो उसकी बातें सुनते हुए वो उसे कह रही होती है, क्या तुमने अपना ट्रेनिंग पूरा कर लिया है? मैं फिश केक लेके आई हूँ, तो क्या तुम इसे चाहती हो? तो उसे देखते हुए एना काफी ज्यादा खुश होती है और कह रही होती है, हाँ बिल्कुल मैं इसे चाहती हूँ। तो नाइटिंगेल से कह रही होती, फिर जाओ और अपना हाथ धो के आओ। तो वो उससे कह रही होती, नहीं मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनते हुए नाइटिंगेल मनी मन कह रही होती है, एक ऐसी विच जो कि एसोसिएशन में फायर को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन उसका एना से कोई भी मुकाबला नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हालांकि किसी का मैजिक जितना ज्यादा पावरफुल होता है, उसका काउंटर इफेक्ट उतना ही ज्यादा ग्रेट होता है। और जब डिमोनिक टॉर्चरिंग शुरू होगी तो इसे बहुत ही ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। इसी के साथ वो उसे कह रही होती है, एना क्या तुम सचमुच यहीं पर ही रहना चाहती हो? एसोसिएशन में बहुत सारे सिस्टर्स है जो कि तुम्हारी अच्छी से देखभाल करेगी और यहाँ पर तुम सिर्फ इस महल के अंदर ही रह सकते हो। क्या
क्या तुम यहाँ पे बोर नहीं हो रहे हो? हालांकि हमारे पास बहुत सारा खाना या सामान नहीं है और हम एक ही टारगेट शेयर करने वाले एक फैमिली है, लेकिन तुम जैसी लड़की के पास ऐसी पावर है, उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम किया जाएगा। और मुझे डर है कि अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो इस सर्दी में तुम सरवाइव नहीं कर पाओगी। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, एसोसिएशन में ज्वाइन होने से पहले आखिर तुम कहाँ पे रहते थे? तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, ईस्ट की ओर मैं एक बिग सिटी में रहती थी जो कि कैपिटल से बहुत ही ज्यादा दूर था। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, क्या तब तुम वहाँ पे खुश थी? उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल अपनी पहले की बातें याद करती है, यहाँ पे वो बस एक कैदी थी। ये सब याद करते हुए वो घबराने लगती है और उससे कह रही होती है, आखिर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? तो वो उससे कह रही होती है, मैं बॉर्डर टाउन के ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में रहती थी जहाँ मेरे फादर ने 25 गोल्ड रॉयल्स के लिए मुझे चर्च को भेज दिया, लेकिन महाराज ने मुझे उस पिंजरे से बाहर निकाला और मैं यहाँ पर रह के बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो उसे ऐसा कहते हुए देख नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, लेकिन तुम इस महल से बाहर नहीं निकल सकते हो। रोनाल्ड विंबलडन को छोड़कर हर कोई विच से नफरत करता है। तो वो उससे कह रही होती है, मुझे सच में इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि वो जल्दी ही इसे बदल देंगे। और वैसे आपको कहाँ पे रहकर ज्यादा अच्छा लगता है, द विच कारपोरेशन एसोसिएशन या फिर यहाँ पे? और अगर तुम जिस हॉली माउंटेन को हमेशा से चाहते हो वो तुम्हारे लिए एक पीसफुल होम है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपना हॉली माउंटेन मिल गया है। तो उसे ऐसा कहते हुए देख नाइटिंगेल जोरों से चिल्लाती है कि तभी वहाँ पे नाना आ जाती है और रोते हुए एना को गले लगा लेती है, जहाँ पे वो रोते हुए कह रही होती है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए बड़ी बहन? सीन चेंज होता है, हम रोलैंड को देखते हैं जो कि नींद में होता है और वो नींद में अजीब अजीब बातें करता है। मेड आउटफिट ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि तभी वहाँ पे नाइटिंगेल आ जाती है और उसे खींचते हुए कह रही होती है, क्या तुम अभी भी सोए हो? नाना के डैडी यहाँ पे आ चुके हैं और वो जानते हैं कि नाना अब एक विच है, तो आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते कि क्या उसका सीक्रेट एक्सपोज हो चुका है। इसी के साथ वो कपड़े पहनते हुए बाहर निकलता है और मनी मन कह रहा होता है, ये नाना यहाँ तक कि उसके पूरे फैमिली को शामिल करने का एक मौका हो सकता है। और ये जानने के बाद कि उसकी बेटी एक विच है, तो आखिर नोबल तीगुई पाइन आखिर क्या करेगा? क्या वह शांत होकर मुझसे सच छुपाने के लिए भीख मांगेगा या फिर इस कॉम्प्लिकेटेड मैटर को सेटल करने के लिए कहेगा? इसी के साथ वो दरवाजा खोलता है जहाँ पे नाना के डैड उससे कह रहे होते हैं, मेरे डॉटर को मुझे वापस दो। तो उसे ऐसा कहते हुए देख रोलैंड एक अजीब सा चेहरा बनाता है और उसके बाद वो तीनों एक जगह बैठते हैं जहाँ पर उनके सामने नाना और एना आती है, जहाँ पे नाना के फादर उससे कह रहे होते हैं, नाना प्लीज मेरे पास आओ, तुम्हारे फादर के पास आओ। तो ये देखते हुए नाना एना से कह रही होती है, क्या पिताजी मुझे चर्च को बेचने वाले हैं? तो नाना के डैड उससे कह रहे होते हैं, आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो पागल बच्ची? चर्च तुम जैसे पागल लड़की को नहीं चाहती है, तो अभी आओ मेरे साथ घर चलो। तो उसे देखते हुए रोलैंड उससे कह रहे होते हैं, मिस्टर पाइन मैं सबसे पहले इस चीज को अपने सीने से उतारना चाहूंगा। मेरा मानना यह है कि तुम पहले से ही जानते हो कि तुम्हारी बेटी एक विच है। तो उसकी बातें सुनते हुए नाना के डैड कह रहे होते हैं, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है महाराज? मैं समझा नहीं। तो ये नाना चिल्लाते हुए कह रही होती है, फादर मैं एक विच बन चुकी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो कि देखते हुए नाना के फादर गुस्सा होते हुए कह रहे होते, क्या बकवास है, आखिर क्या विच है? क्या ये वही कार्ल है जिसने तुमसे ये कहने के लिए कहा है? तो उसे देखते हुए नाना बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। रोलैंड एना को एक इशारा करता है जहाँ पे एना अपनी फायर पावर को यूज करती है और नाना के डैड को दिखाती है, जो कि देखते हुए मिस्टर नाना बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी ये देखते हुए नाना कह रही होती है, बिग सिस्टर एना प्लीज ऐसा मत करिए। दूसरी तरफ एना के फादर ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं, महाराज आखिर ये चीज क्या है? तभी रोलैंड कह रहा होता है, मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है, क्या अब हमारे बीच एक रियल बातचीत होगी? इसी के साथ उसे सारी बातें बता देता है, जहाँ पे उसकी बातें सुनते हुए नाना के फादर कह रहे होते हैं, अच्छा अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। नाना आपके महल में सिर्फ उन्हें मैजिक पावर को ट्रेन करने के लिए आ रही थी। तो रोलैंड कह रहा होता है, हाँ मिस्टर पाइन। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जो कि ऐसे छोटी लड़कियों पर अपना हाथ रखेगा? तो आखिर इन्होंने मुझे क्या समझ लिया है? इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, नाना के पास घायल लोगों के इलाज करने की एबिलिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती है और मैं चाहता हूँ कि वो डीमन के उसी मंथ में बॉर्डर टाउन में रहे और लोगों की मदद करे। तो नाना के डैड उससे कह रहे होते हैं, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास इनकार करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। जब वो डीमन मंथ आएगा तो ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी और मैं कभी भी उसे खतरे में रहने नहीं दूंगा। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है, मिस्टर पाइन खतरा तो अभी भी है और अपॉर्चुनिटी खतरे के साथ आता है और मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग आपके पिता एक बहुत ही ज्यादा बहादुर नाइट है, जो टाइटल आपको उनसे विरासत में मिली वो बैटल में उनके हीरोइक डीड्स की वजह से थी। उसकी बातें सुनते हुए नाना के डैड हंसते हुए कह रहे होते हैं, हाँ सच में उस समय मेरे
डैड ने एक इनक्रेडिबल इविल बीस्ट का सामना करने के लिए एक ट्रूप्स को लीड किया था और उसका बचाव किया था, और अभी मेरे घर में उस लड़ाई का रिवॉर्ड लटका हुआ है जो कि एक डिमोनिक बीस्ट का एक बड़ा सा हॉर्न है। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है, क्या तुमने अपने डैड की विरासत को पीछे नहीं छोड़ा? आमतौर पर नोबल्स लोग कभी भी आपकी तरह कपड़े नहीं पहनेंगे, इसके अलावा आपके हाथ ये कैलस से भरी हुई है मिस्टर पाइन। लेकिन हाल ही के सालों में ड्यूक रियान के सेपरेशन के अंदर पाइन फैमिली को अपनी पिछली ग्लोरी को रिक्लेम करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो उसकी बातें सुनते हुए नाना के फादर कह रहे होते हैं, हाँ तुम तो सच कह रहे हो। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है, तुम दूसरे नोबल्स की तरह नहीं दिखते हो जो कि हर दिन आलसी बरतते रहते हैं, लेकिन इसकी वजह तुम अभी भी एक नाइट की शक्ति को जारी रख रहे हो और इसी के साथ तुम हर दिन रोज शॉर्टमैनशिप का हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, है ना? उसकी बातें सुनते हुए नाना के फादर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। रोलैंड उससे कह रहा होता है, अगर तुम बॉर्डर टाउन पर रहना एक्सेप्ट करते हो तो डिमोनिक बीस्ट को पीछे हटाने और इस बैटल में एक अच्छा परफॉर्मेंस करने में हमारी मदद करो। मैं तुम्हें एक डिस्काउंट के लिए रिवॉर्ड के तौर पे एक सूटेबल लैंड दूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए नाना के फादर उससे कह रहे होते हैं, महाराज मैं समझ सकता हूँ, मुझे बस इस बात की चिंता है कि मैं नाना को लॉन्ग सॉन्ग स्ट्रॉन्ग होल्ड में वापस नहीं भेज पाऊंगा, और यहाँ तक कि अब तक कभी भी किसी ने डिमोनिक बीस्ट को हरा नहीं पाया है, और मैं नहीं चाहता कि अगर हम लड़ाई हार जाए तो मेरी बेटी मर जाए। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, मिस्टर पाइन लॉन्ग सॉन्ग स्ट्रॉन्ग होल्ड ये कोई बॉर्डर टाउन नहीं है, उस जगह में चर्च के डिसाइपल और जासूस भरे हुए हैं, और अगर नाना का राज पता चल गया तो मैं भी उसे बचा नहीं पाऊंगा। लेकिन ऑफ कोर्स मैं इसके लिए एक बोट तैयार करूंगा। अगर हम लोग सच में फेल हो जाए तो सबसे पहले एना और नाना को सुरक्षित बाहर निकाल दूंगा, यहाँ पे वो दोनों सुरक्षित रहेंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए नाना के फादर थोड़ा सा हैरान रहते हैं, जहाँ पे वो उससे कह रहे होते तो फिर ठीक है मैं तुम पर भरोसा करूंगा। इसी के साथ वो उठते हुए उसके सामने झुक जाते हैं, जहाँ पे वो उससे कह रहे होते हैं, तो फिर ठीक है मैं आपकी तरफ से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बातें सुनते हुए वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी एना से कह रही होती है, हमें भेज देना, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। और इसी के कुछ समय बाद हमें गवर्नमेंट अफेयर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम बैरव को देखते हैं जो कि रोलैंड के सामने आता है और कह रहा होता है, महाराज अपना सिर्फ सिविलियन ट्रूप्स को ट्रेन कर रहे हैं बल्कि वेपन्स भी बना रहे हैं, और हमारे पास और ट्रेड डील से सिर्फ आधी कैपिटल बची हुई है, और अगर ऐसे चलता रहा तो हम इस डीमन मंथ के अंत तक टिक नहीं पाएंगे, हमें क्या करना चाहिए? तो उसकी बातें सुनते हुए वो कह रहा होता है, मैं तुम्हारी बातें समझ चुका हूँ, मेरे कॉफर से सब कुछ ले लो। तो उसकी बातें सुनते हुए बैरव कह रहा होता है, मैं समझ सकता हूँ महाराज, लेकिन तो वो उससे कह रहा होता, चिंता मत करो, अगर हम बॉर्डर टाउन की रक्षा करने में फेल हो जाए तो मैं जाने वाला पहला पर्सन होऊंगा, बस जाओ और अपना बिजनेस देखो। इसी के साथ वो वहाँ से जाने के लिए कहता है, जहाँ पे वो थकते हुए मनीमन कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वॉलेट ये खाली हो रहा है, यहाँ तक कि अब मुझे अपनी प्राइवेट सेविंग भी यूज करनी होगी, और अगर ये डिफेंस बॉर्डर कोलैप्स हो जाती है तो मेरे पास सच में पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। तभी नाइटिंगेल से कह रही होती है, क्या तुमने ऐसा झूठ नहीं बोला, तुम कभी भी इस बॉर्डर टाउन को छोड़ने का प्लान नहीं बना रहे हो, है ना? और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ठीक उसके सामने होती है, जिसे देखते हुए रोलैंड थोड़ा सा शर्माने लगता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है, ये लाइफ पहले से ही बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुका है और कुछ चीजों को देखा नहीं जा सकता है। तो वो उससे कह रही होती है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन अगर एक प्रिंस का लाइफ इतनी ज्यादा हार्ड है तो फिर हमारे जैसे लोगों का लाइफ ये कितना ज्यादा हार्ड होगा। भले ही तुम राजा ना बनो, लेकिन जब तक तुम इन 5 सालों तक जिंदा रहोगे तुम एक विनर रहोगे, और इस बारे में चिंता करने की वजह बेहतर ये होगा कि तुम एना के साथ कुछ टाइम बिताओ। मुझे डर है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है, मुझे यकीन है कि वो द मंथ ऑफ डीमन तक जिंदा बची रहेगी, और उसने कहा है कि वो डिमोनिक टॉर्चर से हारेगी नहीं, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, क्या तुम सच में एक बिच पर भरोसा करने की हिम्मत कर रहे हो? हम वो लोग हैं जिन्हें डेविल ने कर्ज दिया है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, बताओ आखिर मैं क्यों नहीं करूंगा, जैसे तुम जानते हो मुझे तुम पर भी भरोसा है। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल थोड़ी सी शांत होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, तो वो सच में झूठ नहीं था। तो उसकी ये बातें सुनते हुए रोलैंड मनीमन कह रहा होता है, क्या तुम अब मेरा झूठ पकड़ने वाले हो कि मैंने भी झूठ बोला? इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, बेशक मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तभी वो उससे कह रही होती है, वैसे बाहर इतना शोर क्यों है? मैं जांच करने के लिए जा रही हूँ कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। तभी वो देखती है कि बाहर बर्फ गिर रहा होता है, जहाँ पे वो कह रही होती है, आज बर्फ गिर रही है,
ये देखते हुए रोलैंड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अब दोबारा पिछले 2 दिनों के कार्टर और आयरन एक्स के नतीजे को देखने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ वो फिर से ट्रेनिंग फील्ड में जाता है, जहाँ पे बर्फबारी हो रही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि आयरन एक्स एक जगह निशाना लगाते हुए उस गन से उस पे हिट करता है और कह रहा होता है मैंने हिट कर दिया, फाइनली मैंने हिट कर दिया। तो उसे देखते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है तो बताओ तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। जो कि देखते हुए आयरन एक्स खुश होते हुए कह रहा होता है महाराज आपने हमें जो भी बताया है मैंने हर पॉइंट को समझ लिया है और ये काफी अच्छा जा रहा है। तो उसकी ये बातें सुनते हुए रोलैंड मनी मन कह रहा होता है ये सच में एक वॉरियर है और ये काफी इजीली कोई भी वेपन सीख सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आयरन एक्स कह रहा होता है हालांकि महाराजा आपके जरिए मुझे दिया गया गॉड्स का ये लोहे का पाइप ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर ये चीजें मेरे पास उस टाइम होती तो मैं उन डिमोनिक हाइब्रिड के अगेंस्ट इतनी बुरी तरीके से मार नहीं खाता। इसी के साथ वो रोलैंड के सामने झुक जाता है और उसे कह रहा होता है प्लीज मुझे ऐसी पावर दीजिए, मैं आयरन एक्स आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। उसे देखते हुए रोलैंड उसे कह रहा होता है ठीक है तो मैं इस तरीके से मेरी चापलूसी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ वो कार्टर से कह रहा होता है अब कार्टर क्या तुमने बेसिक में मास्टर कर लिया है। तो कार्टर कह रहा होता है महाराज मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि आखिर इसका यूज कैसे करना है, लेकिन इसका प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो इसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उन लोगों से कह रहा होता है मुझे पता है कि यहाँ पे मौजूद तुम दोनों के अलावा 2 और गन्स बनाए जा रहे हैं और वो लगभग 2 दिनों के अंदर तैयार हो जाएंगे, लेकिन फायर वेपन्स की एज का लॉन्च जितना मैंने सोचा था ये उससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है और साथ ही दी मंथ ऑफ द डीमन ये शुरू हो चुका है। इसी के कुछ समय बाद वो सभी उसी वॉल एरिया के पास जाते हैं जहाँ पर रोलैंड और बाकी सभी उस वॉल के ऊपर चढ़ते हैं, जहाँ पे वहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं वो रोलैंड को ग्रीट करते हैं। दूसरी तरफ कार्टर आयरन एक्स से कह रहा होता है क्या तुम्हें कल रात कुछ मिला। यहाँ पर रोलैंड मनी मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मुझे इन लोगों को सैल्यूट करना सिखाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि आयरन एक्स कह रहा होता है महाराज मुझे डिमोनिक बीस्ट का कोई भी निशान नहीं मिला है और मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर पहले जो स्नोफॉल होगी उसमें इतने सारे डिमोनिक बीस्ट नहीं होंगे जो कि म्यूटेटेड होंगे, यहाँ पे बस कुछ वीक एनिमल्स होंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कह रहा होता है तो फिर ठीक है इसके अगेंस्ट अलर्ट करते रहो। तभी वहाँ पे एक पर्सन कह रहा होता है रुकिए ऐसा लगता है कि हमारे सामने कुछ है। इसी के साथ वो सभी अपने सामने देखते हैं जहाँ पे एक मॉन्स्टर या फिर कहो एक बीस्ट उनकी तरफ करीब बढ़ रहा होता है। जो कि देखते उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है हे भगवान क्या वो एक डिमोनिक बीस्ट है, क्या वो हमारी तरफ ही आ रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है। और एक पर्सन कह रहा होता है महाराज क्या अभी हमें अलर्ट कर देना चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कह रहा होता है ट्रेनिंग की तरह ही तुम्हें डिसीजन लेना होगा कि तुम्हें अलर्ट करना है या फिर नहीं, और इस मामले में तुम लोगों के पास मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसी के साथ हम वहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं जिसके हाथ कांप रहे होते हैं। यहाँ पर रोलैंड मनी मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि दीवार पर डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए इन्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, और जब तुम डिमोनिक बीस्ट को देखते हो तो तुम्हें सबसे पहले शांत होकर इसे ऑब्जर्व करने की जरूरत है और सिर्फ तभी तुम अपने डिफेंसेस को तेजी से और अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज कर पाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक वुल्फ होता है जो कि काफी तेजी के साथ उनके करीब बढ़ रहा होता है, जहाँ पे दूर से ये सब रोलैंड देख रहा होता है और वो ये देखते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि एक फॉक्स की ब्राइटी है। जो कि देखते हुए आयरन एक्स उस पर निशाना लगाते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये काफी समय से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है तो इससे कोई भी बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सच में द ब्रीथ ऑफ हेल्थ से इन्फेक्टेड है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो काफी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ पे ये देखते हुए आयरन एक्स कह रहा होता है महाराज सावधान रहिए ये शायद दीवार पर कूदना चाहता है। अभी कार्टर रोलैंड को पीछे हटाते हुए कह रहा होता है महाराज सावधान रहिए। अभी हम देखते हैं कि आयरन एक्स उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर भी काफी तेजी से छलांग लगाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हाँ अपना इंपॉर्टेंट सा कमेंट कर देना, और इसी के साथ मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।